रूस के खिलाफ जंग छेड़ते ही अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और इसके साथ ही दुनिया भर के कई देशों को धमकी देते रहे कि जो भी रूस के साथ रिश्ता रखेगा उसे बर्बाद कर देंगे। यहां तक कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूसी कच्चे तेल पर $60 प्रति बैरल का एक प्राइस कैप तक लगा दिया। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में अमेरिका के सबसे करीबी साझेदार माने जाने वाले जापान ने रूस के साथ $60 के प्राइस कैप के ऊपर के रेट पे तेल का व्यापार कर खुले तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को आईना दिखा दिया। रूस के साथ जापान ने पिछले एक साल में गैस और तेल की अपनी खरीदारी बढ़ा दी है। हालांकि जापान ने अमेरिका समेत दूसरे सहयोगी देशों को ये तर्क दिया है कि वो इस ट्रेड को बस एक अपवाद माने, क्योंकि रूस से तेल खरीदना उसके लिए ज़रूरी है। जापान एक ऐसे समय में रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है जब कई यूरोपीय देशों ने रूसी ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम कर दिया है। जापान का रूस के साथ तेल खरीदना यह दर्शाता है कि दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देशों के साथ उनकी ग्रुपिंग में शामिल होने का ये कतई मतलब नहीं है कि वो अपने देश के नागरिकों के निजी हितों से किसी प्रकार का समझौता करेंगे। और इसी रणनीति के तहत G7 देशों की जापान में इकलौता ही एक ऐसा देश है जो यूक्रेन को बाहर से समर्थन तो कर रहा है, लेकिन किसी तरह से घातक हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहा है। अमेरिका के साथ ही बाकी के पश्चिमी देशों के साथ जापान खड़ा है ये दिखाने के लिए कि बीते दिनों जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यूक्रेन का दौरा किया। उन्होंने जेलेंस्की के साथ उन प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया जो रूस के आक्रमण से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि जापान के इस फैसले से G7 देश नाखुश क्यों हैं। मई में G7 देशों ने रूस पर एक के बाद एक कई प्रतिबंध लगाए और जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते इस ग्रुप का सबसे इम्पोर्टेंट देश भी है, जिसके चलते अगर जापान रूस के साथ तेल इंपोर्ट करता रहता है तो G7 देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उस पर पूरी दुनिया में एक गलत संदेश जाएगा और लगाए गए बैन की अकाउंटेबिलिटी पर भी काफी बड़ा सवाल या निशान खड़ा होगा। इस खालिन में जापान रूस के साथ एक बड़े प्लेयर के तौर पर काम कर रहा है, जिसके चलते G7 देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाया है उससे वो जापान के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकता और प्रतिबंध के नियमों को मानते हुए वो उस खालिन से खुद को पीछे भी नहीं खींच सकता। इसके साथ ही जापान इस बात को भी अच्छे से समझता है कि अगर मिडिल ईस्ट, कतर, अमेरिका के अलावा इस खालिन ही वो एक ऐसी जगह है जो जापान की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है और यही जापान को ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी भी देता है। जापान इस बात को भी अच्छे से समझता है कि जियोपॉलिटिक्स में जिस तरह से तेजी के साथ बदलाव हो रहे हैं उसमें अगर गल्फ देशों के साथ रिश्तों में कुछ बदलाव होता है तो इस खालिन ही वो एक अंतिम विकल्प होगा जो उसकी तेजी के साथ बढ़ रही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगा। अब सवाल उठता है कि रूस से जापान तेल खरीद क्यों रहा है। जापान अपने देश में तेल और गैस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। यही कारण है कि सऊदी अरब, कतर समेत कई देशों से जापान तेल इंपोर्ट करता है। इसके साथ ही जापान बिजली के लिए इंपोर्ट किए गए नेचुरल गैस और कोयले पर निर्भर है। इसके साथ ही खालिन इलाका जापान के लिए तेल और गैस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जापान ने इस खालिन द्वीप से 2,70,000 बैरल क्रूड को इंपोर्ट किया है। इस खालिन जापान के लिए कितना ज़रूरी है आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक मंच से जापानी ट्रेड मिनिस्टर यासुतोशी निशिमुरा ने कहा था कि इस खालिन इलाका मिडिल ईस्ट से अपनी निर्भरता कम करने के लिहाज से जापान की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा कि वो इस खालिन में तेल और गैस उत्पादन के लिए एक नई कंपनी के निर्माण पर जोर दे रहे हैं और इसमें आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की ONGC और जापान की कंपनियों की प्रमुख हिस्सेदारी है। इसके साथ ही जापान G7 देशों के समूह में होने के नाते उस पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों के साथ खड़े होने के बावजूद रूस ने जापान को इस प्रोजेक्ट में प्रमुख हिस्सेदार बनाने का खुला ऑफर दिया। इसके जवाब में जापान ने भी अपनी हरी झंडी दिखा दी है। जापान की प्रमुख कंपनियां इस खालिन 2 वाले क्षेत्र में करीब 23% की हिस्सेदारी
रखती हैं। स्खालिन द्वीप पर जापान और रूस की कंपनियों ने प्राकृतिक गैस को निकालने से जुड़ा समझौता भी किया हुआ है। जापान रूस के साथ अपने देश की जरूरतों का 10वां हिस्सा ही सिर्फ इंपोर्ट करता है और पिछले साल जापान द्वारा खरीदे गए तेल की मात्रा पिछले साल की तुलना में 4.6% ज़्यादा है। जापान और रूस के बीच अगर तेल और गैस के ट्रेड की बात करें तो जहां 2021 में जापान ने रूस से करीब 350 बिलियन येन का ट्रेड किया, तो वहीं साल 2022 में ये ट्रेड बढ़कर करीब 600 बिलियन येन तक पहुंच गया। जापान और रूस के बीच हो रहे तेल के व्यापार ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जियोपॉलिटिक्स में एक बार फिर से तेजी के साथ बदलाव हो रहा है और इसके साथ ही जापान गाहे बगाहे दुनिया के कई देशों पर प्रतिबंधों की बौछार करने वाले देशों को भी ये साफ कर देना चाहता है कि उसके साथ ग्रुपों में खड़े रहना एक बात है, लेकिन इसके अलावा उसके देश के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। और यही कारण है कि आज भी जापान स्खालिन क्षेत्र में रूस के साथ न सिर्फ व्यापार कर रहा है बल्कि उस इलाके में डेवलप होने वाले कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी बड़ा साझेदार है।